हे हाय नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो एनआईओएस क्लास 12 मैथमेटिक्स है और जो अक्टूबर 2025 में तुम्हारा एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसका पासिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। ठीक है, पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वीडियो डाल दिया, मतलब चैनल पे जाके देख लेना। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते देखो, तो सबसे पहले जो काम आता है कि सिलेबस सबको पता है, टीएमए वाला कॉलम नहीं करना होता। ये टीएमए वाला जिसपे क्रॉस लगा के रखा है मैंने, और ये पब्लिक एग्जाम वाला कॉलम करना होता है। ठीक है, अब तुम लोग पता नहीं क्यों, देखो भाई, समझाया उसको जाता है जो समझना चाहता है, ठीक है ना। सिलेबस को लेके तुम्हें ऐसा वाहियात डाउट कैसे आ सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। जब तक तुम्हारा यही क्लियर नहीं होगा तब तक तुम पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कब करोगे। ठीक है ना। तुम्हें डाउट आ रहा है कि ये जो एनआईओएस का चैप्टर है जो पब्लिक एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लो कोई भी चैप्टर, ठीक है ना, यहाँ से मान लो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम ऐसा मुझसे पूछ रहे हो कि भैया स्ट्रेट लाइन में क्या मतलब, अगर 25 पेज का चैप्टर है तो 25 में से क्या कोई 6-7 पेज हमें नहीं पढ़ना, मतलब चैप्टर के अंदर भी कुछ सिलेबस क्या कट कर दिया है। अबे कहाँ जीते हो यार, कहाँ सोते हो भाई। तुम्हारे पुराने बोर्ड में करता होगा ऐसा, 10th में 12th में कहीं भी थे, वहां पे चलता होगा ऐसा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक एग्जाम में जितने भी चैप्टर पूछे जाएंगे, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, उसमें बुक के अंदर है, उसका ऑफिशियल बुक के अंदर जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके अंदर जितना भी पॉइंट्स है, जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी डेरिवेशन है, जितना भी डेफिनेशन है, सब कुछ आएगा, सब कुछ सिलेबस में। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसमें से मतलब कुछ अलग से कट कर दिया। पता नहीं यार तुम लोग क्यों मतलब ऐसा ऐसा काम करते हो। चलो ठीक है, ये वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। ये जोड़ लेना, जोड़ लोगे तो यहाँ पे 100 नंबर का बनेगा। ठीक है ना। मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आएगा, अलजेब्रा 2 पूरा आएगा, कैलकुलस पूरा आएगा, वेक्टर 3D पूरा आएगा, एलपीपी और मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन जब तुम जोड़ लोगे ये 100 नंबर का आएगा। और ये जो वेटेज है ये एनआईओएस का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डिजाइन का वेटेज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं अंदाजे में कुछ भी बना दिया यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब देखो, इस मोमेंट पे कोई मूर्ख ही होगा जो तुम्हें बोलेगा एक शॉट में पूरा सिलेबस पढ़ लो, आधा आधा घंटे का एक चैप्टर। ठीक है ना। अगर तुम अभी जीरो पे खड़े हो देन इट्स ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरा ही इंपॉसिबल है, मतलब एलियन हो तब पढ़ पाओगे। ठीक है ना, अगर 1 आउट ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो कोई एक ही आदमी कर पाएगा 1 लाख में से अभी के टाइम पे पूरा सिलेबस। तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम जीरो पे खड़े हो। ठीक है ना। जीरो पे खड़े नहीं हो, कुछ कुछ चैप्टर का नॉलेज है तो बात अलग हो जाता है, लेकिन अगर तुम जीरो पे खड़े हो देन इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, डैम इम्पॉसिबल टू कवर होल सिलेबस इन दिस लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, देखो, सबसे पहले तुम जो चैप्टर करोगे ना कार्टेशियन, ठीक है, अब कार्टेशियन में तुम क्या करोगे, यहां पे उठाओगे, अब देखो कार्टेशियन में तुम जो करोगे यहां पे उठाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईसीएससी क्लास 10। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईसीएससी क्लास 10 का तुम्हें लेक्चर देखना है। ठीक है ना। 1.5-2 घंटे का मिल जाएगा, तो तुम वो देख लेना, आईसीएससी वाला लेक्चर देखना, क्योंकि आईसीएससी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि स्लोप वगैरह और ये सब कुछ वहां पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो मतलब सीबीएसई वाला जो क्लास 10 का लेक्चर है उसमें स्लोप वगैरह किसी में नहीं बताया, किसी में बता दिया, तो सीबीएसई वाले में कंफ्यूज बहुत हो गए, तो आईसीएससी वाला देख लेना। ठीक है, तो कार्टेशियन से तुम्हें शुरू करना है, फिर जाके तुम कार्टेशियन का जब बुक खोलोगे तब तुम्हें लगेगा कि यार मतलब आईसीएससी वाले में मतलब शॉर्ट वे में सब कुछ बता दिया, यहाँ पे डेरिवेशन है उन सबका। ठीक है ना, तो वो डेरिवेशन तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है ना, तो वो तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा, और ये सबसे बेस्ट, अगर खुद सीखो तो मतलब वो चीज ज्यादा मतलब दिमाग में जाएगा। और बाकी कार्टेशियन वाला चैप्टर ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है ना, फिर तुम करोगे स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस वही सीबीएसई क्लास 11 एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो वही वाला स्ट्रेट लाइन है। और फिर तुम करोगे सर्कल। ठीक है, वो भी सीबीएसई क्लास 11 में मिल जाएगा। और फिर तुम करोगे कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, अब जो कि कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसमें एनआईओएस के बुक में तो बहुत सरल शब्दों में दिया हुआ है चीजें, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में ये पूछते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये जो पोर्शन है ये मैं मान रहा हूं तुम सीबीएसई वाले चीजें फॉलो कर रहे हो और कार्टेशियन वाला आईसीएसई वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि तुम यहाँ पे पूरा जोर तो नहीं लगा रहे, अकॉर्डिंग टू एनआईओएस तुम वहां पे पूरा तो नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, मत चलो। ठीक है ना, वैसे वो चलने का भी दवाई है मेरे पास, लेकिन उसके लिए समय बहुत चाहिए होता है। ठीक है ना, अभी तुम्हारे पास समय है नहीं, तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि तुम 15 में से 10 नंबर ही स्कोर कर पाओगे यहाँ। ठीक है ना, तो कोनिक सेक्शन, अब सीबीएसई में तुम्हें ये ऐसा भी मिल सकता है कि सर्कल वाला चैप्टर कोनिक सेक्शन के अंदर ही घुसा दिया, पहले सर्कल सिखाया फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, तो ऐसे भी मामला चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तोड़ मैंने बता दिया कि मतलब 15 में से 10 नंबर का तुम्हें वहां पे दिखेगा। ठीक है, मतलब तुम करने के लायक तुम होगे। फिर तुम जो करोगे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिसेस ये दोनों कंबाइन करके सीबीएसई में एक ही चैप्टर में डाल दिया, फिर डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे ये सीबीएसई का क्लास 12 में आता है, और ये सीबीएसई का क्लास 11 में आता है। क्लास 11 नाम सुना है ना भाई, एनएस में क्या भूल गए क्या, दुनिया में क्लास 11 नाम की एक चीज होती थी। जब से मैंने बोला कि सीबीएसई का लेक्चर देखना, वो बोले भैया ये तो सीबीएसई के बोर्ड में आता है, बोर्ड में क्यों आएगा, क्लास 11 वाला टॉपिक बोर्ड में आएगा। अबे गजब यार तुम लोग यार। ठीक है ना, तो एक काम कर सकते हो, ये क्या कहते हैं इसे,
तुम पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये वाला भी कर सकते हो, ठीक, तुम्हारा चॉइस है कि पहले वो करोगे या पहले ये करोगे, ठीक है ना। और एक एक चैप्टर करने में इस लेवल पे अगर तुम चलोगे, जो मैं मेथड पढ़ाऊंगा तुम्हें 10 घंटे से ज्यादा तो किसी भी चैप्टर में नहीं लगने वाला, ठीक है ना। और ये देखो मैट्रिसेस और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक कॉम्बाइन एक चैप्टर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब अलग अलग चैप्टर, ठीक है। एनआईओएस वालों ने इसे अलग अलग बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉम्बाइन है, ठीक है ना। और फिर डिटर्मिनेंट्स एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसे तुम करोगे, फिर तुम करोगे वेक्टर, ओनली वेक्टर, ठीक है। 3D ज्योमेट्री करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3D ज्योमेट्री जो एनसीईआरटी का है और जो एनआईओएस का है वो टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट इन द सेंस मतलब बहुत ही कम ओवरलैप है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है कि एनसीईआरटी में डिलीटेड टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो मतलब जो टॉपिक्स है सीबीएसई के सिलेबस में वही रखा और बाकी सब डिलीट कर दिया, 11 वाले से भी 12 वाले से भी। तो क्या है कि 3D ज्योमेट्री अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें जेई एडवांस का लेक्चर उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ जेई एडवांस के लेक्चर में ही पूरा 3D ज्योमेट्री, ये प्लेन स्ट्रेट लाइन सब कुछ कवर कर दिया। अरे ये स्ट्रेट लाइन वो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन 3D ज्योमेट्री वाला स्ट्रेट लाइन है यार। तो ये स्ट्रेट लाइन अलग है। तो 3D ज्योमेट्री मतलब ये तीनों चैप्टर कंबाइन मिला के 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, ठीक है। ये तीनों अगर तुम्हें सीखना है तो जेई एडवांस का लेक्चर देखना पड़ेगा, लेकिन वो देखो कि दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग हैंग हो जाएगा इस मोमेंट पे, मत देखो। इसलिए तुम्हें सिर्फ करना है वेक्टर्स, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 में सर्च कर लेना, वेक्टर अलजेब्रा वही वाला है और उसी को पढ़ना है, ठीक है। फिर तुम करोगे लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में तुम्हें मतलब सीबीएसई के क्लास 12 में मिल जाएगा, वही वाला है। और मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, ये चैप्टर मुझे भी नहीं आता, मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने भी नहीं सीखा, ठीक है। सीख लूंगा आगे, थोड़ा टाइम है तो सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन जैसा कि मैं मेरे कुछ सीनियर से दोस्त वगैरह है उनसे जब पूछता हूँ तो भाई वो कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एलपीपी से भी ज्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा है तो तुम कर लो, किसने मना कर रहा है, तो मतलब कौन मना कर रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी है ये आसान, मतलब मैंने भी देखा 1-1.5 घंटे के वीडियो में मैथमेटिकल रीजनिंग सबने पढ़ा दिया। ये जेईई मेंस का सबसे आसान टॉपिक माना जाता था एक जमाने पे, जब ये जेईई मेंस में आता था, ठीक है ना। अब जेईई मेंस में भी नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब तुम्हारा 10 नंबर 17 नंबर, और फिर तुम करोगे रिलेशन फंक्शन, सिर्फ रिलेशन फंक्शन करना, वही एनसीईआरटी क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है ना, वही वाला, वही तुम्हें करना है। और आईटीएफ छोड़ देना, ठीक है। आईटीएफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटीएफ में तुम्हारा दिमाग हैंग होगा इस मोमेंट पे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इन सबको करने से पहले अगर तुम्हारा मतलब ये पूरा मैथ का सिलेबस टच करने से पहले अगर तुम्हारा 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा गंदा है, ठीक है ना, मतलब आता ही नहीं है, कहते हैं ना पूरा ब्लैंक है, तो प्लीज एक 4 से 5 घंटा या 3 घंटे का कोई मतलब सीबीएसई क्लास 10 या आईसीएसई क्लास 10 वाला ट्रिग्नोमेट्री सीख के आओ, ठीक है ना। फिर जाके तुम ये 12 का सिलेबस शुरू करो, कोई शर्माने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आता नहीं है तो सीख के आओ ना, नहीं तो कैसे करोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री आएगा, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में ट्रिग्नोमेट्री आएगा, तो तुम जब वहां पे देखोगे ट्रिग्नोमेट्री तो तुम घबरा ना जाओ। इसी वजह से अगर इतना ही कच्चा है तो वो देख के आना, ठीक है ना। कभी कभार वेक्टर्स में भी यूज होता है, दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। तो चैप्टर तुम्हें कौन कौन से करना है एक बार फिर से सीक्वेंस बता देता हूं, ठीक है। तो पहले करना मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस फर्स्ट चॉइस। फिर करना मतलब मैट्रिसेस और एक कॉम्बाइन है, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, दोनों एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12 में, ठीक है। फिर करना तुम डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। फिर करना तुम ये कार्टेशियन वाला मतलब क्लास 10 आईसीएससी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, बस उतना ही। और फिर तुम करोगे स्ट्रेट लाइन, फिर तुम करोगे सर्कल, फिर तुम करोगे कोनिक सेक्शन, ठीक है। और फिर तुम करोगे वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर करने के बाद फिर तुम करोगे एलपीपी और मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है ना। और फिर तुम करोगे रिलेशन फंक्शन, ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी रिलेशन फंक्शन वही वाला है, ठीक है ना। वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और मतलब क्या है वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन, वही वाला पूरा एनसीईआरटी का कॉपी छाप रिलेशन फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो बस इतने चैप्टर्स तुम्हें करने हैं और सीक्वेंस भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो 10 17 6 7 और 9 ये सब कुछ जोड़ जब लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा 49 मार्क्स आउट ऑफ 100। पास होने के लिए तुम्हें 33 लाना पड़ेगा, चाहे तुम स्ट्रीम 2 वाले हो, चाहे तुम स्ट्रीम 1 वाले हो, किसी में भी हो, चाहे तुमने डुअल पार्ट एडमिशन ले रखा है, पास होने के लिए सबको 33 लाना पड़ेगा। जिसका टीएमए होता है उसको भी लाना पड़ेगा, जिसका टीएमए नहीं होता है उसको भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 49 का सिलेबस बता दिया, तो यहाँ पे तुम्हें बस 67% का एक्यूरेसी चाहिए, मतलब कि आधा नंबर मतलब 50 नंबर का सिलेबस मैंने बताया, उसमें से तुम्हें 33 लाना है पास होने के लिए। इतना ही मास्टर कर लो तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, ठीक है ना। अभी तुम पूरा सिलेबस कवर कर ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एग्जाम दोगे, मतलब होगा ही नहीं अगर तुम 0 पे बैठे हो, ठीक है। तो लालच नहीं करना, ठीक है ना, लालच करना बहुत बड़ी बात है। और ये 50 नंबर का सिलेबस अगर तुम ढंग से मास्टर कर लेते हो तो पास होना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। पब्लिक एग्जाम वाले में क्वेश्चन भी उतना ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब आते हैं लेकिन उसका लेवल ऑन डिमांड से कम ही होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा ऐसा सीन है। तो यहाँ पे ये सब बताते हो। पहले मेथड क्या होना चाहिए एक चैप्टर को कंप्लीट करने का, पहले तो लेक्चर देखो सीबीएसई का, ठीक है ना। मैंने बोल रखा है एक चैप्टर में जस्ट मैंने बोला कार्टेशियन वाले में कि उसमें आईसीएससी क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना, बाकी सब में सीबीएसई का देखना, ठीक है ना। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी है मेरी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें एनआईएस वालों के पास भेज नहीं सकता। एक भी ढंग का एडटेक कंपनी, ठीक है ना, एनआईएस को लेकर काम नहीं करता। और मतलब ये जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी अपना दुकान खोल रखा है, मुझे पता नहीं ये पढ़े लिखे लोग हैं या क्या है, मतलब कहाँ से आए क्या नहीं है, मतलब सब कुछ बता देंगे। देखो जेई हो गया, नीट हो गया, उस दिन देखा मेंस का भी बता रहे थे, फिर एडवांस का भी बता देंगे किसी दिन, ठीक है ना। और
कुछ दिन बाद तो ऐसा देखूंगा कि यूपीएससी का भी खोल दिया इन्होंने। तो पता नहीं, देखो ये यार पता नहीं कहां से आगे भाई, मैं बोलते बोलते मैं थक गया। और अगर तुम अंधे हो अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो जाओ जाके देखो किसने मना किया। अरे मैंने थोड़े बांध थोड़ी रखा है कि तुम्हें मेरा वाला मेथड फॉलो करना है, ठीक है। और जिसको करना है मेरा वाला मेथड फॉलो तो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो तुम्हें जो करना है कर लो, तुम तो आजाद हो भाई, आजाद पंछी हो, जो कुछ मन चाहे वही करो, ठीक है ना। फिर नोट्स के क्वेश्चंस करोगे। आप देखो मैथ्स में नोट्स उतना होता नहीं कि 5-5 लाइन का तुम्हें डेफिनेशन लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तुम्हें डेरिवेशंस कराए जाएंगे और मतलब क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि तुम डेरिवेशन और क्वेश्चंस को अगर कॉपी में ऐसा उतर ना पाओ, लेकिन क्या है कि स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बनाना, उसे कंबाइन, फिर क्या करना, उन्हीं डेरिवेशन और क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करना 2 to 3 टाइम्स, ठीक है ना। तभी जाके दिमाग में रिटर्न होता है। अभी मान लो तुम्हें कार का मैकेनिक बनना है, ठीक है ना। अब कार का मैकेनिक बनने से पहले तुम साइकिल और बाइक वगैरह तो सीखोगे ना, ठीक है। फिर जाके कार पे जंप करोगे। अब पहली बार तुमने कार का मतलब किसी का गाड़ी खराब हो गया और तुमने उसका मतलब ट्रीटमेंट किया, ठीक है ना, ठीक ठाक किया उसे। तो पहली बार तुमने जो किया और नेक्स्ट टाइम अगर उसे रिपीट ना करोगे तो तुम्हारे में वो एक्सपर्टीज नहीं आएगा। तो समझा करो चीजों को, ठीक है ना। ऐसा ऐसा सीन है, 2 से 3 बार इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। फिर एनआईएस का बुक खोलोगे, ठीक है। एनआईएस का बुक में क्या करना है, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल और कुछ नहीं। मैं सीबीएसई का लेक्चर देखने को बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन तुम एनआईएस का बुक से ही लगाओगे और कहीं भी नहीं ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन। अरे भाई ये अलमारी में बंद कर दो, पता नहीं भाई किसका पब्लिकेशन क्या था, वो देखे किस जमाने में भाई, वो सब नहीं, ठीक है ना। तो एनआईएस का जो ऑफिशियल बुक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू तुम देख लेना और फिर तुम करना सैंपल पेपर, ठीक है। और सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एनआईएस का बुक। अब कुछ लोग बोलेंगे बुक खोल के कि बेटा एक्सरसाइज 5.1 में आ जाओ। क्यों आ जाए 5.1 में? उससे पहले ये जो थ्योरी था, ये जो डेरिवेशंस करवाए गए थे, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला के इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, ये जो मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाले गए थे, ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? सिर्फ लेक्चर देखा और हो गया काम? क्या बुक में ये दिया है मतलब यूजलेस है? तो बुक में भी डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.1 दे देते, उससे बेहतर तो, ठीक है। तो तुम्हें ये करना है, यहाँ पे डेरिवेशन से वगैरह प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। डेरिवेशन प्रैक्टिस करके डेरिवेशन आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन डेरिवेशन करने से तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या यार लास्ट मोमेंट पे कि ये सब कैसे करें। देखो अगर तुम 0 पे बैठे हो ना तो यही तरीका है, ठीक है ना। शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट भूल जाओ, ठीक है। और नहीं तो रट लो, मैथ रट लो, मैथ को हिस्ट्री की तरह पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जो जो ये लोग बताते कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे वो 100 रुपए में बेचेंगे, ठीक है ना। 100 रुपए में तुम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लेना। कोई कमेंट करके पूछ रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, अरे यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये जो कर रहा है ना यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी से दिमाग खुलेगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और जो नया क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से सॉल्व पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सीखा जाता है मैथ्स। मतलब तालाब में उतरे नहीं और तैरना सिखा दो तुम्हें ऐसा ऐसा चीज चाहिए भाई, पता नहीं यार। तो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एंड जब तुम लेक्चर और उसके नोट्स के क्वेश्चंस कर लोगे तो ये काइंड ऑफ बहुत ही मतलब इजी लगेगा। मैथ प्रैक्टिस से ही बनता है और इसको रिपीटेड टाइम प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है ना। इवन फिजिक्स में भी, इवन केमिस्ट्री में भी रिपीटेड टाइम्स प्रैक्टिस करना होता है इस चीज को, वरना वो दिमाग में फिट नहीं बैठता, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे गूगल पे तुम्हें मिल जाएगा। एनआईएस क्लास 12 मैथमेटिक्स सर्च कर लेना, वो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। और बुक इसका वो भूल जाओ कि तुम्हारे घर पे आएगा, इस मोमेंट पे अभी तक किसी का नहीं आया। मतलब आधे बच्चों को यहाँ पे बुक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि स्टॉक में है ही नहीं, तो देंगे। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद सैंपल पेपर खोलना है। सैंपल पेपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे मैथमेटिक्स है देखो, सैंपल पेपर एंड मार्किंग स्कीम, ठीक है ना। इसी चीज को मास्टर करना है तुम्हें। और जो ये देखो सॉल्व एग्जांपल मैंने बोला ना, यहाँ पे तुम्हें हर एक चैप्टर का सॉल्व एग्जांपल ही करना है ना। तुम चेक योर प्रोग्रेस वाला सॉल्व करोगे, ना तुम टर्मिनल एक्सरसाइज वाला सॉल्व करोगे, क्योंकि उतना टाइम ही तो नहीं है भाई। टाइम होता तब ना करते यार, टाइम होता तो मैं बोलता हाँ 50 तो और बुक लगा लो, ठीक है ना। लेकिन टाइम ही तो नहीं है, क्यों इतना दिमाग लग रहे हो भाई, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो 150 दिन से खाली बैठे थे तब कर लेते, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है कि अगर तुम सिर्फ ये सॉल्व एग्जांपल वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पर चैप्टर तुम्हें हार्डली मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन दिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। और मैंने चैप्टर कितना बोला तुम्हें? चैप्टर वहां पे मैंने बोला था कि तुम्हें ये 4 चैप्टर करने ऊपर के, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, चलो और 3, ठीक है ना। 4 और 3 7 हो गया, फिर 8 9 10 चैप्टर करने, ठीक है ना। 10 चैप्टर करने, तो टोटल कितने क्वेश्चन करने को बोला मैंने? 400 क्वेश्चन। मतलब 400 होंगे नहीं सॉल्व एग्जाम्पल, लेकिन स्टिल एक रफ एस्टिमेट मान लेते हो 400 क्वेश्चन तुम्हें करने, और इसी को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना होता है चाचा, तब जाके दिमाग में जाएगा, ठीक है। यही तरीका है, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 400 क्वेश्चन तुम्हें करना है, इससे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब कुछ है। मैं थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करो खुद का, रटो मत रटो मत। अरे मैथ्स रटते थोड़ी यार, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको रट ले तो हट, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यही तरीका है भाई, ऐसे ही होगा। फिर जाके तुम मास्टर करोगे सैंपल पेपर को, ठीक है ना। अब सैंपल पेपर को मास्टर कैसे करता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, ये तो एमसीक्यू से स्टार्ट हो रहा है। कोई पूछ रहे क्या इसका पेपर एमसीक्यू का आता है? अरे बेवकूफ हो गया, बेवकूफ हो पूरा। मतलब इसका पेपर सब्जेक्टिव आता है, इसका पेपर कैसा आता है, इसका पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता वही तो बताता है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर का काम ही तो यही है कि आईना दिखा रहा है तुम्हें कि हाँ भाई शक्ल देख लो, ऐसा ऐसा आएगा चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव टाइप है, ये है वो है, ठीक है ना। फिर पीडीएफ में आगे जैसे जाते जाओगे और मिलता जाएगा। यहाँ पे मार्क्स से एक नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा। अब क्या है कि
इसके क्वेश्चन पेपर के पीछे इसका मतलब आंसर लिखा है कि इसको लिखते कैसे। जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो मार्किंग स्कीम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये किसका क्वेश्चन होगा, ये हाइपरबोला मतलब कोनिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोनिक सेक्शन का, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन के 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, ये तो यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं, इसका आधा नंबर, इसका आधा नंबर, इसका आधा नंबर, ठीक है ना, और इसका आधा नंबर। तो ऐसे आधा आधा करके 4 हिस्सों में बट के ये 2 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है। अगर तुम मार्किंग स्कीम फॉलो नहीं करोगे, उठ पटांग कुछ भी मार दोगे, ठीक है ना, तो भाई ऐसे नंबर नहीं दिया जाएगा। मान लो क्या कि तुमने ये जो काम है ये तुमने रफ में सॉल्व कर दिया और फिर डायरेक्ट ऐसे मार दिया, ठीक है ना, तो ये 2 में से कितना मिलेगा तुम्हें पता है, हाफ नंबर। क्योंकि यही सच्चाई है, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम अगर नहीं चलोगे तो इम्पॉसिबल है मतलब बोर्ड एग्जाम पास करना, ठीक है ना, और मतलब इतने कम सिलेबस करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर इसका मिला, 1 नंबर इसका मिला, ठीक है, 1 नंबर मतलब ये लिखने का मिला, फिर बाकी 1 नंबर आंसर निकलने का मिला, ठीक है। तो ऐसे करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ऐसे करके चीजें होगी, ऐसे करके तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सैंपल पेपर जब खोलोगे तब तुम्हें वहां पे 50 नंबर का ही क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे ज्यादा का तुमने सिलेबस किया ही नहीं, तो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो तुम्हें पहले तो तुम्हारा ये 50 नंबर ढूंढना है, ढूंढ के इसको मतलब निपटाते हुए जाना है, ठीक है। फिर क्या है कि जो बाकी का सिलेबस तुम्हें वहां पे दिखाई नहीं दे रहा, उसका भी देख लेना है कि मतलब ऊपर ऊपर से की चीजें, हाँ अगर मतलब ये 4, मान लो 4 नंबर में तुम्हारा जो सिलेबस तुमने नहीं पढ़ा उसका पूछ लिया, ठीक है, अब तुम्हें तो आता नहीं वो सॉल्व करना, लेकिन ये तो देख लो कि उस वाले 4 नंबर को लिखते कैसे। अगर तुम्हारे वाले सिलेबस में से 4 नंबर का पूछ ले तो तुम तब उसे कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये मायने रखता है, ठीक है। तो इसी वजह से सैंपल पेपर को मास्टर करना मतलब बहुत एसेंशियल चीज। और देखो 400 क्वेश्चन सीखने को बोला मैंने, 40 क्वेश्चन भी अगर दिन का कर लोगे, ठीक है ना, तो 10 दिन का काम होता है ये, ठीक है। 40 क्वेश्न मतलब रिपीटेड टाइम्स करना होता है, ठीक है। और 400 भी नहीं होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत कम है, किसी किसी में 15-20 भी सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है ना। 400 मान लो 300 क्वेश्चन, ठीक है, 300 से ज्यादा तुम्हें नहीं करने होंगे वहां पे, ठीक है। तो चैप्टर भी मैंने बता दिया, बुक कैसे फॉलो करना है वो भी बता दिया, सैंपल पेपर भी कैसे मास्टर करना है वो भी बता दिया, लेक्चर्स एक चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे सीबीएसई के देखने हैं वो भी बता दिया, क्लास 11 और क्लास 12, क्लास 11 नाम की एक चीज होती है सीबीएसई में, वो भी बता दिया। जो तुम भूल गए थे या नौटंकी करते हो मुझे समझ भी नहीं आता, ठीक है।